Hi everyone, कैसे हैं आप सब? This is Ashwin Jaiswal and now we are moving to the next chapter which is डायरेक्टिंग। आईएससी कॉमर्स क्लास 12 का अगला चैप्टर डायरेक्टिंग पे हम लोग आते हैं। बिफोर मूविंग टू द चैप्टर मैं आपको एक बार सिलेबस दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन पे आपको डायरेक्टिंग का सिलेबस दिख रहा होगा। अब येलो में मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपके काउंसिल ने टाइप्स ऑफ लीडरशिप टॉपिक को इंक्लूड किया है आपके सिलेबस में। ये पहले कभी भी आपके काउंसिल के सिलेबस में नहीं था, विच मींस कि आपके स्कूल बुक्स में भी ये टॉपिक अवेलेबल नहीं होगा। तो स्कूल बुक्स अब रिडंडेंट हो चुके हैं, वो न्यू टॉपिक्स न्यू सिलेबस से उसका कोई लेना देना नहीं है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस whatever amendments your council has brought। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप जो है हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बाकी सब एज इट इज है, जैसा पहले था वैसा ही है। 3 टॉपिक्स नए आए हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये एकदम अमेंडेड वीडियो होगा। आप लोग अगर पुराने वीडियोस देख रहे होंगे तो अब उसको देखना छोड़ देना, इस वीडियो को कवर करना। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी एकदम लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के साथ प्रिपरेशन करने का चांस मिले। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं सीधे अपने चैप्टर पर। तो देखो, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या होता है? देखो, पिछले चैप्टर में हमने स्टाफिंग के बारे में बात किया। तो स्टाफ्स तो आ गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, अब उनको इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, मोटिवेशन देने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो वो काम है लीडर का। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, मोटिवेशन, उनको लीडरशिप, गाइडेंस कौन देगा? एक लीडर देगा। पिछले चैप्टर में हमने सबऑर्डिनेट्स के बारे में बात किया था, इस चैप्टर में हम लोग लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इज बेसिकली गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, मोटिवेशन टू द सबऑर्डिनेट्स। क्यों करवाते हैं? टू गेट द वर्क डन, टू गेट द गोल्स अचीव्ड। तो मीनिंग एक बार आप अपने तरफ से देख लेना, मीनिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट मैंने एक बार जिस्ट में समझा दिया। हम लोग सीधा चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। क्यों दूसरों को इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है? देखो, सबसे पहला रीजन इज इट इनिशिएट्स एक्शन। अभी तक हमने प्लानिंग का चैप्टर देख लिया, ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर देख लिया, स्टाफिंग का भी चैप्टर देख लिया। सो फार नो वर्क इज बिंग डन। अभी सिर्फ हम लोग बाहर बाहर से काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। बट दिस इज द चैप्टर, दिस इज द कॉन्सेप्ट जहां पे हम लोग काम शुरू करवाते हैं। जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो सबऑर्डिनेट्स उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम शुरू करता है। सो इट इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स का मतलब होता है स्टार्ट्स। ठीक है, तो यहां पर काम एक्चुअली में शुरू होता है जब आप किसी जूनियर को, सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देते हो। नेक्स्ट इज इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कब होगी? जब कोई अपने फुल पोटेंशियल पे काम करेगा। और फुल पोटेंशियल पे काम करवाने के लिए जो गाइडेंस और जो मोटिवेशन लगता है वो डायरेक्शन से आता है। A leader will direct the subordinate so that वो subordinate can work to its his or her highest potential। ठीक है, so every individual has some potential और इस potential पे काम करवाने का responsibility is with the managers। Then it ensures coordination। एक organization में बहुत तरीके का काम होता है, हमने पहले भी इस पे बात किया है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में। ठीक है, परचेज का भी काम होता है, प्रोडक्शन का भी काम होता है, सेलिंग का भी काम होता है। दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, बट ऑल दीज वर्क्स गोज टुगेदर। कोई काम रुकता नहीं है दूसरे के लिए। ठीक है, सो व्हाट इज नेसेसरी? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से क्या होगा? अलग अलग तरीके के काम भी एक साथ चलेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? अ लीडर। एक लीडर कोऑर्डिनेट करेगा सो दैट ऑल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स कैन गो ऑन टुगेदर। ठीक है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आएगा, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने हिसाब से बदलना पड़ेगा। सो वो चेंज को फैसिलिटेट कौन करेगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन गिवन बाय अ लीडर। तो एक लीडर अपने टीम को, अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है, गाइड करता है फॉर द चेंज। एंड लास्टली इट ब्रिंग्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बैलेंस किस चीज का? देखो, हर स्टाफ का अपना एक मोटिवेशन होता है, हर स्टाफ का अपना एक पर्सनल रिक्वायरमेंट होता है। दे रिक्वायर मोर मनी, दे रिक्वायर प्रमोशन एक्सेट्रा। बट ऑर्गेनाइजेशन के अपने रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। सो पीपल ऑल्सो हैव देयर एस्पिरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज इट्स ओन एस्पिरेशंस। इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना।
पीपल को टोटली इग्नोर नहीं करेंगे और पीपल के चलते ऑर्गेनाइजेशन को भी इग्नोर नहीं करेंगे। ये एक बैलेंस बना के चलना इज द रोल ऑफ अ लीडर। तो ये भी डायरेक्शन के थ्रू होता है, कब हमें ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा फोकस करना है और कब आपके पर्सनल नीड्स की तरफ भी फोकस करना है, इस पे बैलेंस बनाना एक अच्छे लीडर का काम है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब देखो, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, ये आप याद रखना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसको याद रखना। 4 एलिमेंट्स होते हैं और यही 4 हमारे चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स बनने वाले हैं, ठीक है। इसमें से सबसे पहला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सुपरविजन। तो सुपरविजन पे आते हैं। नाउ व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट सुपरवाइजर्स, तो एक चीज समझ लेना, सुपरवाइजर्स कौन होते हैं? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्राउंड लेवल लेबरर्स होते हैं, ग्राउंड लेवल स्टाफ्स होते हैं, ग्राउंड लेवल वर्कर्स होते हैं, जिसको ऑपरेशनल लेवल भी बोल सकते हैं। तो जो ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल पे जो मैनेजर्स है, उनको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइजर्स, ठीक है। तो ये भी लीडर्स है, बट ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स नहीं है, ये कंपनी के मालिक नहीं है, बट ये जो ऑपरेशनल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स काम करते हैं, ये उनके लीडर्स है। तो ये डे टू डे बेसिस पर उनके साथ काम करते हैं। ये एक तरीके से ग्राउंड लेवल के मैनेजर है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। तो इसको आप अपने नॉलेज के लिए लिख के रखना। तो ये मैनेजर्स तो है, बट ये लोअर लेवल के मैनेजर्स है, लोअर लेवल के मैनेजर्स है, ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर्स है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं और इनका फंक्शन देखते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। बिफोर दैट एक बार ये भी देख लेना कि इनको क्या क्या नाम से बुलाया जा सकता है। तो इनको फोरमैन के नाम से बुलाया जा सकता है, इनको ओवरसियर्स के नाम से बुलाया जा सकता है, इनको सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन इंचार्ज, गैंग चीफ, ये सब इन्हीं का नाम है। ये सब ग्रास रूट लेवल वर्कर्स को मैनेज करने वाले लोग होते हैं। आइए देखते हैं इनका क्या काम होता है। तो जब आप ये पढ़ो तो आपको माइंड में वो इमेज होनी चाहिए कि ये कंपनी के मालिक नहीं है, ये लोअर लेवल के मालिक है। तो इनका क्या काम रहेगा? देखो, शेड्यूलिंग द वर्क, ठीक है। कौन सा काम कब होगा, कौन सा काम अभी रुकेगा, लंच ब्रेक कब होगा, टी ब्रेक कब होगा, कब हमें काम पे वापस आना है, कब ओवर टाइम काम करना है, ऑल दिस शेड्यूलिंग वर्क ये लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, किसको कौन सा काम करना है, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, ठीक है। कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम नहीं करेगा, ये सब इंस्ट्रक्शन देना। तो समझ रहे हो, वर्क प्लेस का इंस्ट्रक्शन देना, ये इनका काम होता है, ठीक है। गाइडिंग द सबऑर्डिनेट्स, अगर किसी को कोई काम नहीं आता है तो कैसे करना है, वो ये लोग समझाएंगे, उनको गाइड करेंगे, ठीक है। विच वर्क हैज टू बी डन बिफोर, विच वर्क हैज टू बी डन लेटर, हाउ द वर्क हैज टू बी डन, ये सब ये लोग समझाते हैं, ठीक है। मोटिवेट भी करते हैं, उनको लगातार काम करना है होता है। किसी भी फैक्ट्री में 8 टू 12 आवर्स का पीरियड चलता है पर डे। तो उस पूरे 8 टू 12 आवर्स के जो वर्क आवर्स है, उसमें आप कैसे रेगुलरली काम करते रहे, उसका मोटिवेशन ये लोग प्रोवाइड करेंगे। दैट मोटिवेशन कैन बी फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। एक तो हो सकता है कि आपको ज्यादा काम करने के लिए पैसे दिए जाए, जैसे सपोज आपके यहाँ 8 आवर्स का शिफ्ट है, पर आपको 10 आवर्स काम कराना है, तो 2 घंटे के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा दिए जाएंगे, दैट इज फाइनेंशियल मोटिवेशन। कभी-कभी नॉन फाइनेंशियल भी होता है, जैसे कि आपको नाइट शिफ्ट काम करना है, तो अगर आप नाइट शिफ्ट काम कर रहे हैं तो आपको अगले दिन छुट्टी दिलवा दी जाएगी, दैट इज नॉन फाइनेंशियल। तो कुछ बेनिफिट्स तो मिलना चाहिए, चाहे वो पैसों वाला मिले, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल मिले। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, क्योंकि ये लोग वर्क प्लेस पे होते हैं, तो वर्क प्लेस पे किसी भी तरीके के एक्सीडेंट्स ना हो जाए, मिस हैपनिंग ना हो जाए, उसको देखने के लिए ये लोग होते हैं। बहुत ज्यादा वहां टाइम वेस्ट ना हो, बात ना हो, ठीक है। ब्रेक्स जो है वो बहुत एक्सटेंडेड ना चले जाए, टिफिन ब्रेक, टी ब्रेक, ये सब बहुत ज्यादा लंबे ना चले जाए। तो ये सब डिसिप्लिन मेंटेन करना, लोग टाइम पे आए, लोग टाइम से जाए, बिफोर टाइम ना जाए, तो ये सब इनका काम होता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ सुपरवाइजर। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये भी 1-2 मार्क्स के लिए वेरी रेगुलरली आता रहता है, 1-2 अटेम्प्ट छोड़ के ये क्वेश्चन आईएससी के एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं, 1 या 2 मार्क्स के लिए आता है, बट आता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है एक लीडर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट है, ठीक है। सो सपोज देयर इज वन लीडर, आई कॉल इट लीडर 1, एंड देयर इज लीडर 2, ठीक है। तो लीडर 1 के अंडर में सबऑर्डिनेट 1, सबऑर्डिनेट 2, सबऑर्डिनेट 3 है। तो 3 सबऑर्डिनेट है, ये इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ये बोलेगा मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल 3 है, ठीक है। दूसरा लीडर जो है, उसके अंडर में लेट्स से 5 लोग है, 5 लोग है, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है, मतलब ही इज हैंडलिंग मोर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक लीडर कितना लोगों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। सो इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज बिग विथ लॉट ऑफ
वर्कर्स, तो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल वैसे भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ वर्कर्स, तो मैनेज भी ज्यादा लोगों को करना पड़ेगा। सेकेंडली, इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, आप जितने एक्सपीरियंस रहोगे आप उतने ज्यादा लोगों को मैनेज कर पाओगे। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल इज बेसिकली हाउ मेनी पीपल यू आर कंट्रोलिंग। ठीक है, बहुत ओवरलोड भी नहीं हो जाना चाहिए कि आप मैनेज ही ना कर पाओ, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि आपकी स्किल्स अनयूटिलाइज चली जाए। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए एक बार आप पढ़ सकते हो स्पैन ऑफ कंट्रोल। जितना मैंने बोल्ड वगैरह तक में कर दिया है, आप इतना ही पढ़ के जाना, मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? टू स्टिमुलेट पीपल, ठीक है, और इंड्यूस पीपल टू टेक एनी डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। लोग कोई काम करे, उसके लिए आप उन्हें इंड्यूस कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो, इसे बोलते हैं मोटिवेशन। मतलब लोगों से अपनी मर्जी का काम करवा लेना, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो ये तो मीनिंग हो गया, मीनिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? मैस्लोस थ्योरी, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी रिपीटेटिव टॉपिक। 1 2 साल 3 साल में आता रहता है। ठीक है, आप पास्ट एग्जाम के पेपर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा, दिस इज अ वेरी रिपीटेटिव टॉपिक। नाम याद रखना, एब्राहम मैस्लोज ने ये थ्योरी दिया था, इसी के नाम पे ये थ्योरी पड़ी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मोटिवेशन 5 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ठीक है, सो वी कैन कैटेगराइज ह्यूमन नीड्स इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज, इसी को बोलते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मैस्लोस के अकॉर्डिंग लोग 5 चीजों से मोटिवेट होते हैं, और इसी ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, दिस इज द हायरार्की। तो यही ऑर्डर में लोग मोटिवेट होंगे। तो अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है तो अकॉर्डिंग टू मैस्लोस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसे बेसिक रिक्वायरमेंट पूरे करके देने होंगे, जिसे हम लोग फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं। ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ह्यूमन लाइफ। तो पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब की बात हो रही है। तो अगर किसी को मोटिवेट करना है जिसके पास कोई काम नहीं है अभी, अ पर्सन विद नो वर्क हैज टू फर्स्ट गेट मोटिवेटेड थ्रू फुलफिलिंग हिज बेसिक नीड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप उसकी बेसिक नीड्स को पूरा कीजिए। ये रिपीटेड होता है, मतलब डेली बेसिस पे ये नीड्स आते हैं हमें। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वर्कर्स को अगर मोटिवेट करना है काम करने के लिए, तो पहले उसके बेसिक नीड्स को पूरा करना पड़ेगा। इसको बेसिक नीड्स भी बोलते हैं। कुछ बुक्स में बेसिक नीड्स लिखा रहता है, कुछ बुक्स में फिजियोलॉजिकल नीड लिखा रहता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू फुलफिल। एक बार किसी वर्कर का ये नीड फुलफिल हो गया, तो क्या होता है ना, कुछ टाइम के बाद मोटिवेशन लेवल डाउन होने लगता है, अब काम में मन नहीं लगता है। तो नेक्स्ट आप उसको एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ नीड पूरा करके दो, विच इज सेफ्टी नीड। हो सकता है एक वर्कर जिसके पास काम नहीं था, वो कोल माइंस में भी काम करने को रेडी हो जाएगा, वो रिस्की प्लेसेस में भी काम करने को रेडी हो जाएगा, क्योंकि राइट नाउ उसके पास बेसिक नीड्स भी नहीं थे। बट वंस ही गेट्स द जॉब, वंस ही स्टार्ट्स वर्किंग, चाहे वो कोल माइंस में काम कर रहा हो, चाहे वो किसी भी रिस्की प्लेस में काम कर रहा हो, एक बार उसके बेसिक नीड्स पूरे हो गए ना, उसको डेली का दाल चावल मिलना स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट ही विल लुक फॉर सेफ्टी। तो अब आप उसको सेफ्टी दो। सेफ्टी दोनों तरीके से, फिजिकल सेफ्टी भी, फाइनेंशियल सेफ्टी भी। ठीक है, फिजिकल सेफ्टी कैसे आएगी? आप उसको एक्सीडेंट से बचाओगे, उसको इक्विपमेंट्स दोगे जिससे कि वो एक्सीडेंट से बचेगा। दूसरा फाइनेंशियल सेफ्टी, जिससे आप उसका इंश्योरेंस करवा देते हो, उसको पेंशन का प्लान्स वगैरह दे देते हो, तो क्या है, उसको फाइनेंशियल सेफ्टी भी आ जाती है। तो सेफ्टी में यहाँ पे भी टॉक अबाउट इंश्योरेंस, पेंशंस, ऑल दैट ऑल्सो। एंड हम लोग फिजिकल सेफ्टी की भी बात कर रहे हैं, तो दोनों तरीके की सेफ्टी की बात हो रही है। आप भी जब एग्जाम में लिखोगे तो दोनों तरीके की सेफ्टी की बात करना। जब ये मिल जाता है तो एक वर्कर को और मोटिवेशन आ जाता है टू वर्क मोर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक बार ये भी नीड पूरी हो जाती है, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना कि डिमांड हमारे अनएंडिंग है, हमारे डिजायर्स अनएंडिंग है। ये भी मिल गया, अब हम नेक्स्ट डिजायर की तरफ चले जाते हैं, विच इज सोशल नीड्स। अब हमें ऑर्गेनाइजेशन में, चलो बेसिक नीड्स मिल गया, सेफ्टी मिल गया, अब हमें ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए यार दोस्त। ठीक है, तो वो पूरे हो जाने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेवल की सेटिस्फैक्शन देखते हैं, और वो होता है फ्रेंडशिप। ठीक है, सो वी नीड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू टॉक टू लुक फॉरवर्ड टू। जिस हम ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो लोगों, अच्छे लोग मिले वहां पे, हमारा फ्रेंड सर्कल बने, मजा आए काम करने में, तो ये हमारा नेक्स्ट मोटिवेशन लेवल सर्व करता है। ठीक है, सो इफ वी गेट दीज थिंग्स, इफ वी गेट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, if we get sense of belongingness, association, friendship, etc., this will motivate them to work more for the organization. ठीक है, बट पहले बेसिक नीड पूरा होना चाहिए, सेफ्टी नीड्स पूरा होना चाहिए, फिर दोस्ती की बात आती है। ठीक है, ये भी हो जाए तो अब हमारा डिजायर नेक्स्ट लेवल पे जाता है, और वो होता है सेल्फ, सॉरी नॉट सेल्फ एस्टीम बट एस्टीम नीड्स। मतलब अब हमें रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, ये सब चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, स्टेटस चाहिए, इंडिपेंडेंस, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन। नाउ अब हमें लोगों से फ्रेंडशिप नहीं, अब हमें लोगों से रिकॉग्निशन चाहिए। वी वांट पीपल टू नो दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब।
तो वो जो अवार्ड मिलता है, ठीक है, हमें लोगों से रिकॉग्निशन मिलता है, लोग जानते हैं कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमें नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन देता है। सो पहले हमने एक एसोसिएशन बना लिया, एक फ्रेंड सर्कल बना लिया। अब सिर्फ फ्रेंड सर्कल से काम नहीं चलेगा, फ्रेंड सर्कल का रेस्पेक्ट भी चाहिए, फ्रेंड सर्कल का रिकॉग्निशन भी चाहिए, एक प्रेस्टीज होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। दिस विल लीड टू हायर मोटिवेशन। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट आता है, सब हो जाने के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम अपने फुल पोटेंशियल की तरफ अब मूव करना चाहते हैं। दिस विल प्रोवाइड द नेक्स्ट लेवल सेटिस्फैक्शन। हमारा बेसिक नीड बहुत पहले पूरा हो चुका है, हमारे सेफ्टी नीड्स बहुत पहले पूरे हो चुके हैं, हमें फ्रेंड सर्कल भी अच्छा मिल चुका है, ठीक है, हमें रिकॉग्निशन भी मिल चुका, वी हैव गॉट एवरीथिंग दैट अ वर्किंग पर्सन शुड गेट। नाउ वी वांट टू मूव टुवर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल, हमारा मैक्सिमम कैपेबिलिटीज की तरफ अब हम लोग मूव करेंगे। एंड दैट इज बेसिकली योर नीड टू ग्रो, उस पे अब हम लोग फोकस कर रहे हैं, और ये हमारा नेक्स्ट मोटिवेशन का लेवल आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। दिस इज अकॉर्डिंग टू एब्राहम मैस्लोज। आप डिफर कर सकते हो, यू मे हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये मैस्लोज ने बोला है, और जब क्वेश्चन आएगा कि मैस्लोज ने क्या बोला है, तो आप यही 5 समझाएंगे। ठीक है, यही 5 पॉइंट, और इसी ऑर्डर में आपको समझाना है, ऑर्डर आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर। ठीक है, यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर, तो आपको पॉइंट नंबर वाइज याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको याद करने में इशू होता है या याद करने में आपको हेल्प चाहिए, तो यू कैन मेक यूज ऑफ माई कोर्स इन द ऐप। ठीक है, आप इस ऐप को डाउनलोड करके, जो मेरा कोर्स है आईएससी कॉमर्स का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैंने हर चैप्टर वाइज चीज़ों को याद करना सिखाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो गेट द बुक, जो कॉमर्स बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली अपडेटेड। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका बुक सिलेबस चेंज से पहले प्रिंट हुआ था। तो द बुक दैट आई विल प्रोवाइड यू इन दिस कोर्स इज टोटली अपडेटेड, और आपको बस इसी बुक में जितने भी मैंने बोल्ड हाईलाइटेड पॉइंट्स रखे हैं, आपको वही करके जाने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो गेट केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं, उस लेवल का क्वेश्चंस मैंने वीडियो के साथ इस ऐप में बना रखा है। सो टोटल कॉमर्स का प्रिपरेशन के लिए मेक श्योर यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यू कैन ज्वाइन इट, एंड आई होप टू सी यू देयर सून। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज ऑन लीडरशिप। सो हु इज अ लीडर? तो एक टीम में, एक ग्रुप में जो हायर रैंक पे होता है, उसे हम लीडर कहते हैं। इसके पास पावर रहती है दूसरों को इंस्ट्रक्शन देने की, तो उसको हम लोग लीडर कहते हैं। अब याद रखना, इस टॉपिक में हमें अमेंडमेंट्स करने हैं, आपके काउंसिल ने अमेंडमेंट्स दिया है। सबसे पहले हम लोग वो टॉपिक देख लेते हैं जो पहले से सिलेबस में था, विच इज क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। अब जब क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लोग एक गुड लीडर को इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस इमेजिन एन एक्स कैप्टन ऑफ टीम इंडिया विच इज एम एस धोनी। ठीक है, माना जाता है इनको गुड लीडर, बहुत सारे टूर्नामेंट जिताए हैं और इंडियन क्रिकेट की इमेज को भी बदला। ठीक है, 2007 से पहले टीम की क्या इमेज थी, और 2007 के बाद जब इन्होंने कैप्टनसी लिया, तो उसके बाद टीम की क्या इमेज बनी। तो जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, हो सकता है आपको नहीं पसंद हो, ठीक है, पसंद ना पसंद अपने अपने सब्जेक्टिव मैटर्स है, बट मैं टॉपिक से लिंक करने के लिए आपको बोल रहा हूँ। एक बार इमेजिन करो एम एस धोनी का कैरेक्टर, और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या गुड लीडर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो सबसे पहला बात, साउंड फिजिक होना चाहिए, एक लीडर दिखना चाहिए सबसे पहले एज अ लीडर। कमजोर व्यक्ति हो सकता है बहुत नॉलेज हो, बट लोग मेंटली उसको एक्सेप्ट नहीं करते लीडर। सो लीडर फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी समवन जो कि फिजिकली फिट दिखे। जरूरी नहीं है कि एकदम बॉडी बिल्डर होना चाहिए, बट फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है फॉर अ लीडर। नेक्स्ट, इंटेलिजेंट पर्सन होना चाहिए, माइंड शार्प होनी चाहिए, चीजों को समझने की एबिलिटीज होनी चाहिए। तो जब एक पर्सन में ये क्वालिटीज होती है, तो हम लोग उसको एज अ लीडर एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज द पर्सन इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो किस सिचुएशन में क्या काम करना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बेसिक उसको होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है काम को खुद से करवाना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, किसी काम को पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ही शुड नॉट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज टू कम। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज का इंतजार नहीं करना है, खुद से काम को करवाना, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा करवाने का। ठीक है, यू शुड नॉट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, लीडर्स डू नॉट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, दे क्रिएट इट। तो ये भी एक क्वालिटी होनी चाहिए लीडर्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेग्रिटी।
ऑनेस्टी मेंटेन करके रखनी है अपने वर्क के साथ, अपने टीम के साथ, एक सिंसियरिटी मेंटेन करके रखनी होती है। तो दिस इज अनदर क्वालिटी ऑफ अ लीडर कि एक लीडर अपने काम के साथ बहुत ही डेडिकेटेड होता है, बहुत ही सिंसियर होता है और ऑनेस्ट होता है। एंड डिसाइसिवनेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसाइसिवनेस, डिसीजन लेने की ताकत होनी चाहिए। मे बी पीपल डोंट लाइक योर डिसीजंस, but you should have the courage to stick with your decision even if some people are saying कि नहीं आप गलत हो, आपको चेंज कर लेना चाहिए। तो अगर आप उनका सुन के चेंज कर ले तो फिर आप अच्छे लीडर नहीं हो, बिकॉज नाउ यू आर नॉट अ लीडर, यू आर जस्ट लिसनिंग टू देम एंड डूइंग, मतलब फिर आपको वो अपने हिसाब से नचा देंगे लोग। सो एज अ लीडर, अगर आपने पूरे एनालिसिस के साथ कोई डिसीजन लिया है, लॉन्ग टर्म कुछ सोच के डिसीजन लिया है, सो यू शुड हैव द करेज टू स्टिक विथ योर डिसीजन। आपको डिसीजन जल्दी भी लेना है और आपको अपने डिसीजन पे स्टिक भी रहना है। दैट इज द जॉब ऑफ अ लीडर। ठीक है, तो 5 पॉइंट आप इसको अच्छे से करना, और 5 पॉइंट से ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और पॉइंट आप कर सकते हो, इमोशनल स्टेबिलिटी। लीडरशिप में इमोशंस की कम जगह होती है, मतलब आप बहुत ज्यादा जब कुछ बुरा हो जाए तो आप बहुत ज्यादा इमोशनली रिएक्ट नहीं कर सकते, और कुछ अच्छा हो जाए, टारगेट अचीव हो जाए तो भी आप बहुत ज्यादा इमोशनली रिएक्ट नहीं कर सकते। एज अ लीडर यू हैव टू बी अ लिटिल स्टेबल। ठीक है, बहुत सैड, बहुत डिप्रेस्ड लोगों को लोग लीडर नहीं एक्सेप्ट करते, बहुत ज्यादा उछल कूद मचाने वालों को भी लीडर एक्सेप्ट नहीं करते। अ लीडर हैज टू बी स्लाइटली मैच्योर। ठीक है, तो ये था हमारा लीडरशिप का क्वालिटीज। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट टाइम हमारे सिलेबस में आया है, इससे पहले कभी भी हमारे सिलेबस में नहीं था। सो दिस इज इन दिस वीडियो आपको ये अमेंडमेंट करने को मिल रहा है। इससे पहले साल के अगर आप मेरे वीडियोस भी देखोगे तो उसमें नहीं मिलेंगे, बिकॉज दिस इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपके स्कूल बुक्स में ये नहीं मिलेगा। ठीक है, मेक श्योर कि आप लेटेस्ट चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। इस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सो दैट उनको भी ये लेटेस्ट टॉपिक्स करने को मिले। शेयर इट विथ योर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, एंड मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने स्कूल बुक्स पे डिपेंडेंट मत रहिए। वो बहुत सारे चेंजेस लास्ट 2-3 साल में आए हैं जो मैंने देखा कि आपके स्कूल बुक्स में नहीं रहते हैं। एडिशनल टॉपिक्स रहते हैं जो सिलेबस में ही नहीं है, और जो सिलेबस में न्यूली इंसर्टेड है वो रहते ही नहीं है। सो आपका स्कूल बुक एक तरीके से आपका प्रिपरेशन और बिगाड़ रहा है। ठीक है, गेट माई बुक, बेस्ट रहेगा। इसमें सब कुछ मैंने डाल दिया है, जितना अंडरलाइनिंग हाईलाइटिंग करना था सब मैंने कर दिया है। क्वेश्चन बैंक इसमें बहुत अच्छे से बना दिया है, जितना आपको लिख करके आना है अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव गिवन द कंटेंट। गेट दिस बुक, द बेस्ट पॉसिबल बुक फॉर कॉमर्स इज दिस वन। ठीक है, नीचे ऐप का लिंक गिवन है, ऐप के लिंक पे जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। 10 डेज, 7 to 10 डेज के अंदर ये बुक आपके घर पे पहुंच जाएगी। गेट दिस बुक, दिस इज द अल्टीमेट सोर्स विच यू नीड फॉर कॉमर्स। आइए हम लोग वापस आते हैं और अब मेन टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे सिलेबस में आया है, एंड दिस इज सच अ टॉपिक जो मुझे लगता है एग्जाम में आ सकता है। मैंने इसमें इमेज भी डाला है बिकॉज मुझे लगता है कि ये इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, अभी आपके सिलेबस में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, सबसे पहला टाइप ऑफ लीडरशिप होता है ऑटोक्रेटिक, इसे हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक। इमेज देखोगे तो समझ में आ जाएगा, लीडर एट द टॉप, लीडर टॉप में रहेगा और वो बाकियों को इंस्ट्रक्शन देगा। दिस इज ऑटोक्रेटिक, मेरी मर्जी चलेगी, दिस इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक। ठीक है, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं इसे। बॉस सेंटर में रहेगा, बाकी सब उसके नीचे रहेंगे, और वो इंस्ट्रक्शंस देगा, गाइडेंस देगा, मोटिवेशन देगा। ठीक है, तो इमेज देख लो, इमेज देखने से भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसे हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अच्छा, ऑटोक्रेट का ऑपोजिट क्या होता है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में हम सिर्फ अपनी बातें नहीं सुनाएंगे, हम आपकी भी बातों को सुनेंगे। तो अगर आप देखोगे एरो बोथ साइड है, एरो क्या है? बोथ साइड है, मतलब मैं भी आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा और आपसे मैं सजेशंस भी लूंगा, आपसे मैं कंप्लेन्स भी लूंगा, आपके तरफ से जो भी बातें आ रही है मैं उसको भी लूंगा। ठीक है, सो बेसिकली रिव्यूज वाला सिस्टम भी यहाँ पे चल रहा है, इंस्ट्रक्शंस एंड रिव्यूज। तो यहाँ बोथ साइड टॉक्स चल रहे हैं। पहले वाले में ऑटोक्रेटिक में ओनली वन साइडेड कम्युनिकेशन था, इसमें बोथ साइडेड कम्युनिकेशन है। तो इसमें जो लीडर होता है वो सेंटर में होगा, दिस इज द लीडर, सेंटर में है। चलो आपको नहीं दिखेगा तो मैं ये दिखा देता हूँ, ये सेंटर में लीडर है और बाकी सब सबऑर्डिनेट्स है, एंड कम्युनिकेशन इज फ्लोइंग बोथ वेज, इट इज गोइंग ऑल्सो, इट इज कमिंग बैक ऑल्सो। दिस इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, इसमें आपको भी सबऑर्डिनेट्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। इमेज याद रखना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज सबऑर्डिनेट्स को ये वाला ज्यादा पसंद आता है।
ग्रुप सेंटर्ड। ठीक है, पहले वाला क्या था, बॉस सेंटर्ड, उसमें मेन पावर बॉस को दे दिया गया था। इसमें मेन पावर सबके पास है, एक लीडर है फॉर डिसीजन मेकिंग, बट बाकी लोगों को भी अपनी बातें बोलने की चांस मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेजी फेयर। ध्यान रखना, इसको लेजी फेयर बोलते हैं, लेजीज नहीं बोलते हैं। ठीक है, दिस इज लेजी फेयर, प्रोनाउंसिएशन इज लेजी। लेजी फेयर लीडरशिप मतलब फ्री लीडरशिप, फ्री फॉर्म ऑफ लीडरशिप। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्री रेन। इसमें क्या होगा, देयर इज अ लीडर, बट वो सबसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, वो अपनी कोऑर्डिनेशन एक पर्सन से कर रहा है, वो अपनी कोऑर्डिनेशन दूसरे से कर रहा है, फिर दूसरे लोग बाकी से कर रहे हैं। इसका एग्जांपल देखो मैं आपको देता हूँ, आपके स्कूल में कोई फंक्शन होता है ना, स्पोर्ट्स का फंक्शन हो गया या कोई भी फंक्शन हो गया आपके स्कूल में, तो आपके स्कूल वाले कुछ वॉलंटियर्स बना देते हैं। ठीक है, वॉलंटियर्स होते हैं ना, आपके क्लास से ही लोग चले जाते हैं वॉलंटियर बनने। तो वो वॉलंटियर लोग क्या होते हैं, वो वॉलंटियर लोग ये टाइप के लीडर होते हैं, वो बहुत बड़े लीडर नहीं है, वो क्या है, कोऑर्डिनेशन पर्पस के लिए लीडर है। ठीक है, तो देयर इज सबऑर्डिनेट 1, देयर इज सबऑर्डिनेट 2, देयर इज सबऑर्डिनेट 3, देयर इज सबऑर्डिनेट 4, चार लोग हैं, बट वो दो ही लोगों से बात कर रहा है, दो ही लोगों से रिसोर्सेस साझा कर रहा है, और फिर बाकी लोग खुद से मैनेज कर ले रहे हैं। सो ये होता है जब लीडर इज नॉट वेरी सीनियर। ठीक है, इन दिस स्टाइल द लीडर अवॉइड्स पावर, इसमें उसके पास ज्यादा पावर होता ही नहीं है, जैसे स्कूल में वॉलंटियर होता है। ठीक है, तो उसके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है, उसको थोड़ा बहुत चीजों को मैनेज करना है, तो वो एक दो लोगों से काम करवा लेगा, वो दो तीन लोग किसी और से काम करवा लेंगे, तो इस तरीके से चलेगा। तो दिस इज फ्री टाइप ऑफ लीडरशिप, इसको लेजी फेयर लीडरशिप भी बोलते हैं, नॉट अ वेरी सीरियस लीडरशिप। ठीक है, सीरियस कौन सा था, पहले दोनों। अच्छा, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा वाला बेटर रहेगा, ये वाला बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर रहेगा, ये वाला स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, और जो लेजी फेयर है ये तो छोटे काम के लिए या फिर लेस इंपॉर्टेंट वर्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट वर्क, वॉलंटियर लोग अच्छा नहीं मानेंगे इस चीज को, बट वॉलंटियर होते ही इसी काम के लिए। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट वर्क, जहाँ पे काम कम होता है ना, तो वहां पे वॉलंटियर बना दिया जाता है। चलो, तो ये था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो इसके साथ हमारा लीडरशिप टॉपिक भी खत्म होता है। तो हमने सुपरविजन देख लिया, हमने मोटिवेशन देख लिया, मैस्लोज थ्योरी, हमने लीडरशिप भी देख लिया, लीडरशिप में भी हमने क्वालिटीज ऑफ लीडर देखा, और टाइप्स ऑफ लीडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन आईएससी सिलेबस हमने देख लिया। ठीक है, नाउ वी विल शिफ्ट टू कम्युनिकेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। सो कम्युनिकेशन क्या होता है, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस एक्सचेंज करना, दिस इज कम्युनिकेशन। दो लोग किसी आइडिया, ओपिनियन, फैक्ट्स, इमोशन को शेयर कर रहे हैं, इसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आप एनी टू कर लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव्स कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है, टू एजुकेट पीपल, टू ट्रेन देम, कम्युनिकेशन करते हैं लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, कम्युनिकेशन का यूज होता है। टू मोटिवेट पीपल, ठीक है, मोटिवेशन हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मोटिवेशन मतलब क्या होता है, दूसरों से अपना काम करवा लेना, उनको इंड्यूस करना टू वर्क। तो ये कैसे हो पाएगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें एनी टू आप करके आगे बढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या स्टेप्स इन कम्युनिकेशन, इनको एक और नाम से जाना जाएगा, इस टॉपिक को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, कम्युनिकेशन में क्या क्या स्टेप्स है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में देखो मैं अपने तरीके से समझा देता हूँ, आप जब याद करना तो इसको ऑर्डर में याद करना। सबसे पहला आता है सेंडर, और एक रहेगा रिसीवर। सेंडर वो पर्सन होगा जो मैसेज को इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा। रिसीवर वो पर्सन होगा जो मैसेज को, जिस तक वो मैसेज पहुंचाई जाएगी, द वन हु विल रिसीव द मैसेज। तो दो लोग होंगे कम्युनिकेशन में, द वन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन एंड द वन हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया सेंडर एंड रिसीवर। अच्छा, सेंडर क्या सेंड करेगा, वो कोई मैसेज को सेंड करेगा। ठीक है, वो कोई मैसेज को सेंड करेगा, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि मेरा अगला वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीक आएगा, तो ये जो मैंने बोला ये मैसेज है। I am sending you a message that my next video will come next week. तो ये मेरा मैसेज है, तो ये बेसिकली कंटेंट है, दिस इज बेसिकली द कंटेंट जो कम्युनिकेट हो रहा है। अच्छा, इसको मैसेज को कैसे भेजोगे, एनकोड करके, मतलब आपको किसी फॉर्मेट में तो भेजना पड़ेगा। मैसेज कैसे भेजोगे, आइदर यू कैन स्पीक इट वर्बली और यू कैन राइट इट। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो,
वीडियो फॉर्मेट में भेज सकते हो, ऑडियो फॉर्मेट में। तो बेसिकली मैसेज को किसी फॉर्मेट में डालना, ये जो कंटेंट है इस कंटेंट को किसी फॉर्मेट में डालना, दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट वीक वीडियो आएगा, तो ये कैसे बताया? वीडियो फॉर्मेट में, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया। ठीक है, सो दिस इज एनकोडिंग। अच्छा, अब आपने मैसेज को एनकोड तो कर लिया, आप चिट्ठी भी लिख सकते हो, ठीक है, तो आपने लेटर लिख दिया, वो तो कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस मैसेज को किसी चैनल के थ्रू भिजवाना पड़ेगा। अगर आपने लेटर लिखा है तो पोस्ट ऑफिस जाओगे, अगर आपने वीडियो बनाया है तो कहीं अपलोड करोगे, ठीक है, अगर आपको बातों से बोलना है तो कॉल लगाओगे। तो चैनल इज द रूट थ्रू विच योर मैसेज विल गो। ठीक है, चैनल इज द रूट थ्रू विच योर मैसेज विल गो। ठीक है, तो चैनल क्या क्या हो सकता है? फेस टू फेस टॉक हो सकता है वर्बल मैसेज के लिए, टेलीफोन हो सकता है वर्बल मैसेज के लिए, लेटर हो सकता है रिटन मैसेज के लिए, रेडियो हो सकता है वर्बल मैसेज के लिए, टेलीविजन, लैपटॉप्स, फोन्स हो सकते हैं ऑडियो विजुअल मैसेज के लिए। ठीक है, देन वो मैसेज पहुंच जाएगा रिसीवर तक, रिसीवर करेगी उसकी डी कोडिंग। डी कोडिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग वैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, डिकोडिंग अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको वो मैसेज मिल गया, अब आप उसको समझोगे। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में आपको फीडबैक देना पड़ेगा। फीडबैक देने से समझ में आता है कि सामने वाले तक मैसेज पहुंचा कि नहीं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको अभी बोलता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है, लाइक करोगे तो मुझे फीडबैक मिल जाएगा कि आप सुन रहे थे यहाँ तक। ठीक है, सो ऑन अ सीरियस नोट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है इस वीडियो से, अमेंडमेंट्स के साथ आपको करवा रहा हूँ, तो अगर आपको ये हेल्प हो रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना एंड डू शेयर इट विथ योर बेस्ट फ्रेंड्स सो दैट ये बेनिफिट अमेंडमेंट्स का सब तक पहुंचे। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर आप लाइक करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपने मैसेज रिसीव कर लिया, क्योंकि आप रिसीवर हो, आई एम द सेंटर ऑफ दिस मैसेज, यू आर द रिसीवर। सो आपका एक्शन शो करेगा कि आपने फीडबैक दे दिया। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करने में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं आइए उसको डिस्कस करते हैं। सो नंबर वन प्रॉब्लम इज फिजिकल बैरियर। तो लोग जब डिस्टेंस में रहते हैं ना, तो कभी कभी उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है, लोग जब बहुत जैसे एक जन ऑफिस में बैठा है, दूसरे जन फैक्ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर है, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कभी कभी फोन का सिग्नल नहीं मिलता है, एंड व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग, लेट्स से फोन पे ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस नेटवर्क कवरेज के बाहर चले जाते हैं, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो डिस्टेंस इज वन ऑफ द बैरियर। तो सामने वाला बोलेगा कुछ, आप समझोगे कुछ, है ना? तो दिस इज वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन विच इज फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट आता है हमारे पर्सनल बैरियर्स। ठीक है, हो सकता है मैं और आप एक दूसरे से अच्छे रिलेशन मेंटेन नहीं करते हैं, तो फिर हमारे बीच की कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं होगी। मैं आपसे ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगा, आप मुझसे ज्यादा बात करना नहीं चाहोगे, मैं आपको कुछ चीजें जानबूझ के कम बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लम्स के चलते हमारा ईगो बीच में आ गया। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि जब दो लोगों के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, दे डोंट लाइक टू फेस ईच अदर। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन में, आपके स्कूल में भी होता होगा। नेक्स्ट, सिमेंटिक या लैंग्वेज बैरियर। कई बार हम लोग लैंग्वेज ना समझ पाने के कारण प्रॉपर मैसेज नहीं समझ पाते। ठीक है, सो देर आर वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे बंगाली में एक वर्ड है दादा। ठीक है, बंगाली में देयर इज अ वर्ड कॉल्ड दादा। दादा का मतलब बंगाली में होता है एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर को दादा कहते हैं, बट अगर आप हिंदी भाषा में देखोगे तो दादा का मतलब होता है दादाजी। फादर का भी फादर, ग्रैंड फादर को बोलते हैं। तो द वर्ड इज सेम, बट क्या है कि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो देर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इंडिया में, वर्ल्ड में, देर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, एंड सेम वर्ड कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, तो आपने किसी को प्यार से दादा बोल दिया, भैया बोल दिया, वो सोच रहा है कि तुम उसको इतना ओल्ड ओल्ड समझ रहे हो कि तुमने उसको दादा बोल दिया, तो उसको इंसल्ट लगेगा कि यार तुम मेरे को, मैं 20 साल का हूँ, तुम मुझे दादा बोल रहे हो। ठीक है, तो होता है। तो कभी कभी लैंग्वेज बिकम्स अ प्रॉब्लम, वी डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, सेम वर्ड्स में हैव डिफरेंट मीनिंग, तो ये सब प्रॉब्लम। स्टेटस बैरियर, ये क्या होता है? जो हाई स्टेटस पे होते हैं, हायर रैंक पे होते हैं, वो लोअर रैंक के साथ उतना कम्युनिकेट नहीं करते, या लोअर रैंक वाले को ना वो सारी चीजें बताते नहीं है, बिकॉज दे वांट टू मेंटेन देयर स्टेटस। उनको लगता है कि यार इसको सब सिखा देंगे तो ये तो कल मेरे से आगे निकल जाएगा। तो जो हायर रैंक पे होते हैं ना, वो जानबूझ के 100% कम्युनिकेशन नहीं करते, और जो लोअर रैंक पे होते हैं वो डर के कारण हर चीज नहीं बात करते, वो डरते हैं सीनियर से बात करने में। लोअर रैंक वाले हायर रैंक से बात करने से डरते हैं।
तो ये क्या हुआ, स्टेटस का, रैंक का जो डिफरेंस है ना, इसके चलते प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। एंड लास्टली ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फैक्ट्री बनाई एक जगह बट ऑफिस बना ली दूसरी सिटी में। फैक्ट्री आपका एक गांव में है और ऑफिस आपका सिटी में है। तो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, एक जगह कुछ दूसरी जगह कुछ, तो कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। सो ड्यू टू, और कभी कभी लॉन्ग लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी होते हैं, आप डायरेक्टली किसी को कुछ नहीं बोल सकते, यू हैव टू से टू समबडी एल्स, फिर वो किसी और से बुलवाएगा। तो कभी कभी वो चेन फॉलो करने में भी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। जितने ज्यादा लोगों को बोलोगे, जितने ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करोगे, कम्युनिकेशन उतना ब्रेक होता है। डायरेक्ट मैं आपको बोलूंगा तो आप जल्दी समझोगे, मैं किसी को बोलूंगा, वो किसी और को बोलेगा, वो किसी और को बोलेगा, और वो आपको बोलेगा, चार लोगों से घूम के आएगा, तो तब तक बात ही बदल जाता है। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स। एक और आप कर सकते हो, इन अटेंशन। इन अटेंशन का मतलब है ध्यान नहीं देना, स्कूल में तो होता ही है ऐसा, ठीक है ना। यूट्यूब में तो फिर भी क्या है, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ते हैं, तो अटेंशन लेवल हाई रहता है। बट स्कूल में जब बैठते हैं तो टीचर अपना पढ़ा रहा है, हम लोग वहां पे फिजिकली है बट मेंटली वी आर समवेयर एल्स, तो इन अटेंशन, ठीक है। एंड प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, ये होता है जब आप बात कंप्लीट होने से पहले समझ जाते हो कि क्या बोलने वाला है, तो आप पूरा सुनते नहीं हो, बिकॉज यू हैव अज्यूम्ड सर्टेन थिंग्स, पहले से ही अज्यूम कर लिया, पहले से ही इवेलुएट कर लिया, फॉर्मिंग अ जजमेंट बिफोर रीडिंग या लिसनिंग। अभी सामने वाले ने कंप्लीट नहीं किया, आप समझ गए, ठीक है। जैसे टीचर आपका बोलेगा, डियर स्टूडेंट्स, टुमारो देयर विल बी नो, और आप समझ गए कि कल कोई स्कूल नहीं आना है, ठीक है। अभी उसने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन आपने अज्यूम कर लिया कि आप तो यही बोलेगा, टुमारो देयर विल बी नो स्कूल, है ना, छुट्टी मनाओ। तो दिस इज प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे कि इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। एंड नंबर वन इज कि मैसेज को वेल ड्राफ्ट करो। बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, जो आप मैसेज कम्युनिकेट करते हैं कीप इट सिंपल, दैट्स नंबर वन। प्रॉपर लैंग्वेज यूज कीजिए जो दोनों के समझ में आए, ठीक है। अगर हम दोनों अलग अलग लैंग्वेज में बात करेंगे तो फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। वी हैव टू स्पीक और टॉक इन कॉमन लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज जो कि इजिली अंडरस्टूड हो दोनों के लिए, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिर्फ एक जन बोलेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए दूसरे को भी फीडबैक देना बहुत जरूरी होता है। इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन सो दैट सामने वाले को भी पता चल जाए कि हाँ इसने मेरा बात समझ लिया। अगर मैंने इसको कुछ बोला करने को एंड ही डज इट, तो फिर मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ मेरा कम्युनिकेशन 100% करेक्ट था, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाइए सो दैट वन पर्सन कैन कम्युनिकेट विद अनदर। बहुत बार लोगों को पता ही नहीं रहता कि ये बात बतानी किसको है या ये चीज पूछना किससे है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। बहुत गैप आ जाने से अगेन प्रॉब्लम आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सामने वाले से रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट करें, डे टू डे बेसिस, एटलीस्ट वीकली बेसिस पे कम्युनिकेशन करें। ये ऑफिस के बारे में बात होगी, ठीक है। एंड यस, एम्पैथी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पैथी का मतलब होता है सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। अगर सामने वाला थोड़ा डांट के बात कर रहा है तो आपको सीधा ये नहीं देखना कि अरे मेरे को डांट रहा है, आपको ये भी सोचना है कि इसने ऐसा क्यों बोला होगा। तो इन दैट वे लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस, कंफ्यूजन्स कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। अब इसके बाद लीडरशिप मैंने आपको करा दिया, ठीक है, ये न्यूली एडेड टॉपिक था, ये मैंने आपको करा दिया। अब इसके बाद आपका काम है कि मेरे बुक से जितने भी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस है इसको कंप्लीट करना, ठीक है। जितना मैंने यहाँ पे बोल्ड हाईलाइट अंडरलाइन करके दिया है दैट इज इनफ फॉर यू। आपको कैसे आंसर लिखना है, कितना आंसर लिखना है, वो यहाँ पे मैंने बता दिया है। जो केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको मेरे ऐप से कर लेना है, ठीक है। हर चैप्टर वाइज मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ केस बेस्ड क्वेश्चंस, उसको कैसे आंसर करना है बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में आई एम डूइंग इट। तो पास्ट क्वेश्चंस आप यहाँ से कर लोगे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप ऐप से कर लेना, ठीक है। यूज ओनली द बुक दैट आई एम प्रोवाइडिंग, यू डोंट नीड एनी अदर बुक, ठीक है। मार्केट में बहुत बुक्स है, कोई जरूरत नहीं है आपको 10 बुक्स पढ़ने की। यूज ओनली वन बुक, यूज ओनली वन कोर्स, आपको टाइम सेविंग होगा एंड यू कैन यूज दिस टाइम फॉर अदर सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी एंड ऑल, जिसमें आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, ठीक है। तो कॉमर्स आप सिंपल रखो, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखो, एंड
डिवोट योर टाइम टू अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो डायरेक्टिंग भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा एक छोटा सा चैप्टर बचता है कंट्रोलिंग, उसके बाद हमारा मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव टू मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।